नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन मंच में। तो इससे पहले मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया है इसमें आपको बेसिक जो इंग्लिश का होता है, बेसिक पढ़ा दिया है आप लोगों को कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, वर्ड क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, कितने वॉवल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वाली वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बातें क्या, इंग्लिश क्या है देखो, कि मैथ्स रीजनिंग नहीं है ना जी, ये है। यहाँ पे आपको चीज़ें रिलेट करनी होंगी, सीढ़ी की तरह चलना पड़ता है इसमें हमें। ठीक है, जब आपको नाउन आएगा तभी समझ में आएगा आपको प्रोनाउन, प्रोनाउन समझ में आएगा तभी समझ में आएगा आपको एडजेक्टिव। तो सीढ़ी की तरह चलना पड़ेगा आपको, स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी। दिक्कत क्या होती है, कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को लगता है कि हमें इंग्लिश आती है, भैया हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें कभी दिक्कत आई नहीं, तो दिक्कत क्या आएगी, इंग्लिश में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो बट ऐसा नहीं है। 12th तक की इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश में बहुत डिफरेंस है, जमीन और आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपने 12th तक नहीं पढ़ा है वही सब आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, जो आपने टॉपिक्स छोड़ दिए हैं वही यहाँ पे एग्जाम में आएंगे आपके। क्लियर है? तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश। और आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, सब में इंग्लिश आती ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जितने भी अच्छे लेवल के एग्जाम्स होंगे उसमें आपकी इंग्लिश आएगी ही आएगी, और वेटेज अच्छा खासा होता है। चाहे आप बैंकिंग ले लीजिए, चाहे आप एसएससी ले लीजिए, दोनों में ही इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश के बिना मतलब हो सकता है मेरा, तो ये पॉसिबल नहीं है सर। आप सीजीएल में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? इंग्लिश का वेटेज है सबसे ज़्यादा। सीएचएस में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? एसएससी का, मतलब इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज है कि नहीं है? तो हर कहीं जब आपको दिख रहा है कि इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं उस चीज़ को? समझ रहे हैं? तो पढ़नी पड़ेगी तभी चीज़ें हो पाएंगी भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको कुछ थोड़ा सा पढ़ा दिया था इसमें, ये हो गया था आपका, ये भी हो गया था आपका। हाँ, तो आज हम बात करेंगे आपसे फ्रेज के बारे में। इसके बारे में, फ्रेज के बारे में। तो बताओ बच्चों, फ्रेज क्या होता है? वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, बट आपने वहाँ पे पढ़ा होगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस, नाम से वर्ड सुना होगा आपने फ्रेज। तो वहाँ से आप मतलब निकालते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये तो निकालते हैं। बट समझो ज़रा, फ्रेज को हिंदी में बोला जाता है वाक्यांश। क्या बोला जाता है? वाक्यांश। तो अगर आप हिंदी में समझ रहे हैं इस बात को वाक्यांश, तो समझ रहे होंगे क्या मतलब है इसका, वाक्य का एक अंश है। क्या है? वाक्य का एक अंश है। तो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपने आप में पूरा मतलब नहीं होता, उसे ही क्या बोला जाता है आपकी नजर में? वाक्यांश। जैसे, जैसे अगर मैं लिख दूं कहीं पर राम एंड श्याम, बस यही लिखा हुआ है कहीं पर, राम एंड श्याम, तो क्या ये अपने आप में कंप्लीट हो गया? राम एंड श्याम नहीं हुआ। कोई मतलब है इसका अपने आप में पूरा कंप्लीट? राम और श्याम लिखा हुआ है, तो क्या ये कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। तो यही क्या बन जाएगी आपकी एक फ्रेज बन जाएगी। इसे क्या बोल देंगे आप? फ्रेज। एक तरह से आप बोल सकते हैं पीस ऑफ सेंटेंस हो सकता है, ये टुकड़ा है एक सेंटेंस का, एक पार्ट है जिसका अपने आप में पूरा कोई मतलब नहीं है। क्लियर? आगे समझ गए होंगे आप लोग, जब फ्रेज का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, तो सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपने आप में पूरा मतलब होता है, उसे ही क्या बोल दिया जाता है? क्या बोल दिया जाता है? सेंटेंस, वाक्य। समझे? ये जानना बहुत जरूरी है, हर वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं आप कर पाएंगे चीज़ों को। जब तक आप जानेंगे नहीं कि बेसिक क्या होता है उस चीज़ का, तब तक आप नहीं कर पाएंगे, खराब हो जाएंगी चीज़ें। तो नॉलेज होनी चाहिए हमें कि जब हम कोई लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो बना कहाँ से, बेसिक्स क्या है। कोई आपसे बोल रहा है कि यार इसका ये तो फ्रेज यूज़ कर लिए यहाँ पर, आपको पता ही नहीं है फ्रेज का मतलब क्या होता है, तो कैसे कर पाएंगे आप चीज़ों को? समझ रहे हो? तो हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सेंटेंस लिखा हुआ था ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, आपने बताया शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपने आप में कोई मतलब हो। बट क्या मतलब होना ही सेंटेंस हो सकता है? बस मतलब निकल रहा है भैया, ठीक है ये सेंटेंस हो गया।
अगर मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूं, सेंटेंस बोला जाए आपसे कि मुझे पका कर खाना दो, हिंदी में एक सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, आपसे बोला जाए कि मुझे पका कर खाना दो, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा आपकी नज़र में? सही। मुझे पका कर खाना दो, बोला होगा, बहुत से बच्चों ने बोला होगा मुझे पका कर खाना दो मम्मी, बट क्या ये सेंटेंस सही है? बताओ। भाई मुझे पका कर, समझ रहे हो? मुझे पका कर इसका मतलब क्या है कि आप पहले मुझे पका लो और फिर मुझे खाना दे दो, तो क्या ये सही है कि पहले मुझे पका लो फिर मुझे खाना दे दो? बट सेंटेंस का मीन तो है, आपने बताया कि सेंटेंस का मतलब होना चाहिए भैया, पूरा पूरा मतलब तो है कि पहले मुझे पका दो भैया और फिर मुझे खाना दे देना। तो क्या सही मान लोगे क्या इस सेंटेंस को? नहीं मानेंगे आप। तो वास्तव में समझो चीजों का मतलब क्या है, कि केवल मीनिंग निकलना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही मीनिंग भी होना चाहिए। उसके लिए आपको अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं बन सकता। और क्या होना चाहिए अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स? सबसे पहले आना चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आना चाहिए मेन वर्ब, और उसके बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसी भी सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपकी मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये वाला अरेंजमेंट होगा तभी उस सेंटेंस को सेंटेंस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अब आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर। तो अगर आप सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है फंक्शन के बेसिस पर और दूसरा है स्ट्रक्चर के बेसिस पर। पहला है फंक्शन के बेसिस पर और दूसरा है आपका स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो जानेंगे जरा। फंक्शन के बेसिस पर सेंटेंसेस की 5 टाइप्स होती हैं। पहले हैं असर्टिव सेंटेंस, दूसरे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथे हैं एक्सक्लेमेटरी, एंड द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। जानते हैं असर्टिव सेंटेंस? तो पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। तो आप बताइए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप, तो पढ़े हैं, होशियार बच्चे हैं, बताइए। बचपन से पढ़ा होगा आप लोगों ने तो भाई, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है बताओ। सोचो क्या होता है असर्टिव सेंटेंस। नहीं आ रहा? तो याद रखें, असर्टिव सेंटेंस पहली बात तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं अफर्मेटिव और दूसरे होते हैं नेगेटिव। स्टेटमेंटल वर्ड बोल सकते, सेंटेंस बोल सकते हैं आप इसे। और स्टेटमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट। जिस सेंटेंस में आपको पॉजिटिव दे रखा है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी नहीं है, मतलब उसमें नॉट नहीं होगा। जिसमें आपको नॉट दे रखा है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्टेटमेंट। जहां आपको नॉट नहीं दे रखा है वो अफर्मेटिव सेंटेंस, और जहां आपको नॉट दे रखा है वो नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर रहेगा? अगले के बारे में अगर आप बात करें तो अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में बोलते हैं इसे प्रश्नात्मक वाक्य। तो जिसमें आप किसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं उसे ही क्या बोल दिया जाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हर इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आएगा कि नहीं आएगा? अब आपने इंटेरोगेटिव में 2 टाइप्स के इंटेरोगेटिव देखे होंगे। 2 टाइप्स के कैसे भाई? कुछ इंटेरोगेटिव देखे होंगे आपने जो स्टार्ट होते हैं किससे? हेल्पिंग वर्ब्स से। होते हैं कि नहीं होते? और कुछ आपने देखे होंगे स्टार्ट होते हैं किससे? क्वेश्चन वर्ड से। किससे स्टार्ट होते हैं? क्वेश्चन वर्ड से। तो भैया आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसी सेंटेंस को कि वो हेल्पिंग वर्ब से बनना चाहिए या फिर क्वेश्चन वर्ड से बनना चाहिए? बताओ, पूछो। आप सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हेल्पिंग वर्ब से बनना चाहिए या फिर वो क्वेश्चन वर्ड से बनना चाहिए? आप तो बचपन से पढ़ रहे हैं बच्चों, पढ़े लिखे बच्चे हो आप। बताओ। देखो, मुझे पता है
कुछ लोगों ने पढ़ा होगा या ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आपके सेंटेंस में स्टार्टिंग में आपको क्या दे रखा है तो वो तो बनेगा भैया हेल्पिंग वर्ब से। और अगर क्या आपको दे रखा है बीच में या क्वेश्चन वर्ड आपको दे रखा है बीच में तो वो बनेगा क्वेश्चन वर्ड से। यही तो पढ़ा है, मैंने भी यही पढ़ा था भाई, ऐसे कोई शर्माने वाली बात नहीं है इसमें। मैंने भी यही पढ़ा था कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर क्या दे रखा है आपको तो बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। अगर आपके सेंटेंस के बीच में क्या दे रखा है तो वो बनेगा क्वेश्चन वर्ड से। यही पढ़ा सब लोगों ने और सही भी है। बट आपको ऐसा लगता है कि क्या ये कोई रूल होगा इंग्लिश में? मतलब इंग्लिश वालों ने जब इंग्लिश बनाई होगी तो उन्होंने हिंदी को देख के इंग्लिश बनाई होगी, ऐसा लगता है आपको? मतलब ये रूल होगा कि इफ द वर्ड इज यूज्ड इन, मतलब if the क्या is used in initiate of the sentence then we use helping verb, middle of the sentence then we use question word। ये पॉसिबल है? मतलब हिंदी का एक वर्ड लेके बनाया होगा उन्होंने कि क्या अगर आगे दे रखा है तो भैया ऐसे लगा देना, और क्या अगर पीछे दे रखा है तो ऐसे लगा देना। तो ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या तुमने खाना खाया, या क्या तुम नहाए आज, क्या तुमने पानी पिया, तुमने पानी पिया, ये सब मैं आपसे पूछूं तो आप इसका रिप्लाई कैसे करेंगे? आपसे एक स्टेटमेंट दिया जाए, आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, क्या तुमने खाना खाया, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन का? आप रिप्लाई करेंगे हाँ सर खाया, या नहीं सर खाया, या फिर डिस्क्राइब करोगे नहीं सर आज मैंने मटर पनीर खाया था, मलाई कोफ्ता खाया था, ये बताओगे? क्या बताओगे? यही तो बताओगे खाया या नहीं खाया। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनका रिप्लाई केवल आप यस और नो में ही कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिनका रिप्लाई केवल आप यस और नो में ही कर सकते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही बनते हैं। याद रखना ये वाली बात। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगर आप उस क्वेश्चन का रिप्लाई केवल यस और नो में ही दे सकते हैं तो वो डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। अगली बात, अगर आपसे पूछा जाए आपने क्या खाना खाया, अगर आपसे पूछा जाए आपने क्या क्या खाना खाया तो आप रिप्लाई कैसे करेंगे? क्या आप ये बोलेंगे नहीं खाया या हाँ खाया? नहीं बोल पाएंगे ना। इसका मतलब जब आपसे वो बोल रहा है कि आपने क्या खाना खाया, इसका मतलब वो श्योर है कि आपने खाना तो खाया है। आपसे पूछना चाह रहा है कि खाने में टाइप्स क्या थी। क्या चाह रहा है वो पूछना? आपसे टाइप्स पूछना चाह रहा है। इसका मतलब क्या है? इस वाले क्वेश्चन का रिप्लाई आप यस और नो में नहीं कर सकते। यस और नो में नहीं कर सकते। जिन क्वेश्चंस का रिप्लाई आप यस और नो में कर सकते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे। जिन क्वेश्चंस का रिप्लाई आप यस और नो में नहीं कर सकते वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से बनेंगे। छोटी सी बात है, याद रखना, भूल मत जाना। जैसे आपसे एक स्टेटमेंट पूछा जाए वेयर आर यू गोइंग, अगर मैं आपसे पूछूं वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप बताओगे सर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मनाली जा रहा हूँ, मसूरी जा रहा हूँ, ये तो बताओगे? क्या बोलोगे नहीं जा रहा? क्या बताओगे? तो आप बताओगे कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, आप प्लेस बता दोगे ना। अगर आपसे पूछा जाए आर यू गोइंग, अगर आपसे पूछा जाए आर यू गोइंग क्या तुम जा रहे हो, तो आप क्या बताओगे? हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं नहीं जा रहा हूँ। या डिस्क्राइब करोगे कि नहीं हाँ मैं जा रहा हूँ और दिल्ली जाऊँगा, मुंबई जाऊँगा, पटना जाऊँगा, लखनऊ जाऊँगा, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना। तो इसका मतलब क्या है, जब आपने सेंटेंस की स्टार्टिंग वेयर से करी, क्वेश्चन वर्ड से करी, तो उसका रिप्लाई आप यस और नो में नहीं कर पाए। और जब आपने आर से स्टार्ट करी सेंटेंस की तो आपने उसका रिप्लाई कैसे करा? यस और नो में ही करा। क्लियर है? याद रखोगे ना। तो देखो इंग्लिश हम हिंदी के लिए नहीं सीख रहे हैं, इंग्लिश हम इंग्लिश के लिए सीख रहे हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन, आपको इंग्लिश मतलब आप मान लीजिए इंग्लिश सीख गए और आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया आर यू गोइंग, और आप बताए जा रहे हो सर मनाली ये वो, तो गलत इंप्रेशन हो जाएगा ना भाई। आर यू गोइंग का मतलब है वो श्योर कर रहा है भैया जा रहे हो कि नहीं, कहीं रहोगे, टिके रहोगे, जाओगे नहीं यहाँ से। समझ रहे हो? तो चीज़ों को जानो जरा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर रहेगा? आगे बात करते हैं। अगला आपका दे रखा है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव
सेंटेंस। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ। ऐसे सेंटेंस जिनमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या सजेशन दे रहे होते हैं, या कमांड कर रहे होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि, अच्छा एक और बात देखो इसके बारे में। एक तो ये वाली बात होगी कि ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, सजेशंस दिए जा रहे हैं, है ना? बट इतना बात इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। मेन बात जो है वो नोट कर लेना है इसमें। हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में मेन वर्ब से होती है। एम का मतलब मेन। हमेशा या 99% चांसेस हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग मेन वर्ब से ही होगी। इससे होगी, मेन वर्ब से ही होगी। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, कमांड दे रहे होते हैं, सजेशंस दे रहे हो रहे कर रहे होते हैं, और वो स्टार्ट होते हैं किससे? हमेशा मेन वर्ब से। जैसे कि ओपन द डोर, क्लोज द डोर, शट द डोर, गो अवे, ठीक है, कम इन। ये सारे क्या हो जाते हैं आपके? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगले के बारे में अगर आप बात करें तो अगले हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, एक्सक्लेम कर रहा है ये अपनी बात को। एक्सक्लेम मतलब दिखाना चाह रहा है, शो करना चाह रहा है। तो आपने पढ़े होंगे, मुझे पता है, कॉमन है, हुर्रे, वाओ, अलास। याद आए कुछ वर्ड्स? तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको सडन फीलिंग्स जो होती हैं, शॉक्ड शो होता है एक तरह से, बहुत स्ट्रांग वाली फीलिंग्स को जो दिखाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस दैट शोज स्ट्रांग फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज एटसेट्रा इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये बात सबको पता है। मेन बात, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा आपको ये, जिसे आप बोल देते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, उल्टा आई, हमेशा देखने को मिलेगा। हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का होना कंपलसरी है, ठीक है? एवरी सेंटेंस वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अगला वाला देखो भैया, अगला वाला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस बताओ, ये नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, कम पढ़ा होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आप किसी के लिए विश कर रहे होते हैं, प्रे कर रहे होते हैं, या उसे कर्स कर रहे होते हैं, उन्हें बोला जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंस दैट शोज विश, प्रेयर, कर्स एटसेट्रा, उन्हें क्या बोला जाता है? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि हर ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा। अभी देखो, आपको लग रहा है कि इनका यूज क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, बट इनका बहुत यूज है। इन सेंटेंसों का बहुत यूज है, बहुत काम आएगा ये आगे जाके। अगर आपने पैसिव वॉइस नरेशंस वगैरह करे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका यूज क्या है, बट अगर आपने नहीं पढ़े तो समझ नहीं पाओगे आप इसका मतलब क्या है। बहुत काम आएगा आपके ये। हाँ, तो बात कर रहे थे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। हर ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक वर्ड का यूज होता है जिसे आप बोलते हैं मे। जब भी आप किसी के लिए विश करेंगे, प्रे करेंगे, कर्स करेंगे, तो उसमें मे का यूज होगा ही होगा। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं कि नहीं बोलते? और अगर नहीं लिखा हुआ है वहां पर, केवल गॉड ब्लेस यू लिखा हुआ है, तो वहां पर मे है, आप मान लीजिए, बट छुपा हुआ है उसके अंदर। तो लिख लो उसकी डेफिनेशन। सेंटेंस दैट शोज प्रेयर, विश, कर्स एटसेट्रा। और नोट में लिखना, इन एवरी सेंटेंस वी यूज मे। In every sentence we use may, but sometimes may should be hidden. But sometimes may should be hidden. But कभी कभी ऐसा होगा कि आपको may दे नहीं रखा होगा, बट वहां पर may होगा, बट वहां पर may होगा। अच्छा, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं,
अगर लिखा हुआ है कहीं पर गो टू हेल, ये बताओ ये इम्पेरेटिव सेंटेंस या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस? आपकी नज़र में ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस? तो ये जानने के लिए आपको ये पता, चलो आप ये बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आपका होमवर्क है ये कि आपको बताना है इम्पेरेटिव सेंटेंस है या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस है। गो टू हेल क्या है, इम्पेरेटिव है या फिर ऑप्टेटिव है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला जो पार्ट है वो है सिंपल सेंटेंस। चलो इसके बारे में कल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि इनका यूज़ आप कंडीशनल सेंटेंसेस में भी करेंगे, कंजंक्शंस में भी करेंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जाम में जो एरर आ रही हैं वो कंडीशनल से बहुत ज़्यादा एरर आती हैं, बच्चा कर नहीं पाता है। तो आप पहले समझेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो आप कमेंट में डाल देना सर यहाँ तक ये समझ में नहीं आया, यहाँ से समझ में नहीं आया, समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, देखिए बने रहिए, कॉन्टिन्यूटी रहेगी आपके अंदर तो डेफिनेटली सब कुछ सीख जाएंगे आप। बट कॉन्टिन्यूटी नहीं रही, अगर कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। समझ रहे हैं? तो आप डेली देखिए वीडियो, हेल्पफुल है आपके लिए वीडियोस। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी अंडर समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो आप मुझसे पूछिए, कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, आपसे बात करूंगा, जानूंगा आपकी क्या दिक्कत है। ठीक है, बट आप चीज़ों को समझने की कोशिश तो करिए, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होंगी ये वीडियोस, सारी वीडियोस। ऐसा नहीं केवल इंग्लिश की ही होंगी, रीजनिंग की भी होंगी, मैथ्स की भी होंगी, जीए की भी होंगी, सारी वीडियोस हेल्पफुल हैं। ठीक है, एंड तक देखिए, कोई भी क्वेश्चन मन में रेज होता है तो तुरंत उसके बारे में आप हमसे पूछिए, हर टाइम अवेलेबल है आपके लिए फैकल्टीज। ठीक है, अपना ऐप भी है सिलेक्शन मंच के नाम से, टेस्ट वगैरह के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग के टेस्ट फ्री हैं, वो लगा के देखिए आप, लेवल बहुत ज़्यादा सही दे रखा है उसमें। ठीक है, बहुत सही लेवल है, आपकी रैंकिंग भी शो हो जाएगी, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, आपके डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे आपको फ्री में। ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद ऐप है, ट्राई करके देखिए, और कोई दिक्कत आए तो आप हम लोगों से कांटेक्ट करिए, कोई भी दिक्कत आए तो। ठीक है, थैंक यू।